जय हिंद। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 5 नियंत्रक एवं समन्वय के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है नियंत्रक एवं समन्वय। पहले समझेंगे कि वो जो शब्द बोल रहा है नियंत्रण और बाद में बोल रहा है समन्वय, वो है क्या। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना और समन्वय का मतलब होता है तालमेल करना। अब देखिए यहाँ पर तालमेल या नियंत्रण किसके साथ होगा। नियंत्रण का मतलब यहाँ पे जीवों में यानी पेड़ पौधे या जंतुओं में होगा, ना कि बाहरी कमांड से कंट्रोल करना। जैसे देखिएगा राष्ट्रपति पूरे देश पर कंट्रोल करते हैं, यानी यहाँ की पूरी मानवता को देखते हैं, उनके बीच की कंट्रोल व्यवस्था को समझते हैं। वैसी कोई कंट्रोल नहीं, यहाँ पर जीव जंतुओं के अंतर्गत होने वाले कंट्रोल को समझेंगे। सबसे पहले कंट्रोल जो होगा पेड़ पौधे और मनुष्य में किसके द्वारा संपन्न होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नियंत्रण एवं समन्वय में देखिए बहुत जगह नियंत्रण मनुष्य कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हार्मोन होते हैं और तंत्रिका तंत्र होते हैं। इसके कारण साथ तालमेल के वजह से नियंत्रण होता है। जैसे अगर जानवरों के पास नियंत्रण एवं समन्वय की बात करेंगे तो उनको पास कुछ पता नहीं होता है। उनको ये आप बोलेंगे तो वो नहीं समझेंगे। उनके पास आप जैसे करेंगे वैसे करते हैं। आप ये बोलेंगे कि आप 4 कदम आगे आइए या 4 कदम पीछे आइए, आपके बात से नहीं वो समझेंगे। आपको अनुसार करना पड़ता है। उसी अनुसार जैसे ये तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जो एक त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ साठों से लोग खेलता है। मतलब वहाँ नियंत्रक भी पता नहीं, समझ में नहीं आता है। लेकिन ये देखिए कि जहाँ पर जानवरों से उस तरह के खेल खेला जाता है, कभी नियंत्रक वैसा हो सकता है। यहाँ बिहार के इंसान ही खूंखार होता है। सबसे पहले आएंगे टॉपिक पे। चलिए देखिए नियंत्रक एवं समन्वय। नियंत्रण में नियंत्रण किसका होगा, तो जीवों के अंतर्गत कोई भी जीव का शरीर का पार्ट या पेड़ पौधे का कोई भी भाग ज़्यादा बड़ा या छोटा ना हो जाए या कोई भाग ज़्यादा विकास ना कर जाए, इसके लिए नियंत्रण करना जरूरी है। तो पेड़ पौधे में जो नियंत्रण होगा उसके बारे में पढ़ेंगे और जंतुओं में जो नियंत्रण होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधे में क्या होगा पहले नियंत्रण वो देखिए। पहले नियंत्रण का डिफिनेशन देख लेते हैं। नियंत्रण जंतुओं तथा पौधों में आवश्यकता अनुसार होने वाले कार्य के संतुलन को नियंत्रण करते हैं। देखिए जंतुओं और पौधे दोनों में नियंत्रण होता है और ये बॉडी के अंतर्गत होता है। जैसे हम लोग के भी अंदर कोई हार्मोन पाए जाते हैं और तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं, जिसके कारण हम लोग में नियंत्रण होता है। पेड़ पौधे में भी बहुत सारे नियंत्रण हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके वजह से नियंत्रण होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक हाथ हमको 2 फीट बढ़ जाता है, एक हाथ 1.5 फीट रहता है। वास्तविक रूप से नियंत्रित और सुचारू ढंग से हर एक पार्ट को बढ़ना या कमना चाहिए। नहीं तो अगर एक हाथ ज़्यादा बड़ा रहेगा एक हाथ छोटा रहेगा तो राक्षस जैसा दिखाई देगा। यानी डिसिप्लिन वे में पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट से यानी हर तरीका का पार्ट डेवलप होना चाहिए, उसी को नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पर नियंत्रण में पढ़ेंगे कि जंतुओं और पौधे में किस तरह से नियंत्रण होता है इसके बारे में। उसके बाद समन्वय किसे करते हैं उसके। तो नियंत्रण का डिफिनेशन तो देख लिए कि पेड़ पौधे में जो उनके अंतर्गत क्रियाकलाप होता है उसका कंट्रोल करना ही नियंत्रण कहलाता है। दूसरा समन्वय है। समन्वय के बारे में देखेंगे तो देखिए जितने भी जीव जंतु में प्रत्येक जीव का जो हाथ या पैर या उनके जो भी पार्ट होते हैं उनके बीच तालमेल बना होता है। जैसे हम खाना खाएंगे तो अगर मुंह में ही खाना रहेगा तो बॉडी में नहीं जाएगा तो पाचन क्रिया नहीं संपन्न होगा। हम पानी पिएंगे मुंह में ही पानी रहेगा तो पूरा पेट में नहीं जाएगा तो उसमें पाचन क्रिया संपन्न होगा, बहुत सारे कार्य नहीं संपन्न हो पाएंगे। तो इसके लिए हमको हर एक पार्ट में समन्वय होना जरूरी है। जैसे यहाँ से ग्रास नली के सहयोग से पेट में भेजना भी जरूरी होता है। उसी तरह से पेड़ पौधे अगर ये चाहे कि पत्तियों में भोजन बन जाए और पत्ती ही उस जा करके अपना भोजन रखे रहे और पूरा पौधे में संचारी रूप से ढंग से नहीं विस्तृत करे, तो क्या पेड़ पौधे के सभी भाग को भोजन मिल जाएंगे? कभी नहीं मिल सकते हैं। यानी सभी के बीच समन्वय स्थापित होता है, यानी तालमेल होता है। सुचारू ढंग से एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, उसी को कहते हैं समन्वय। हम लोग को बॉडी के अंतर्गत अगर हम चाहें कि 2 कदम आगे चले, अगर पैर बढ़ाएंगे ही नहीं तो कभी 2 कदम आगे चल सकते हैं? कभी नहीं। इसके लिए हमको समन्वय स्थापित करना होता है। यानी हम दिमाग ब्रेन को हम इंडिकेट करते हैं ब्रेन से कि हम आगे चला, यानी पैर बढ़ाना है। यानी समन्वय स्थापित करने का मतलब एक एग्जैक्ट बात यह है कि जब प्रत्येक बॉडी के बीच आपस में लगाव होना, तालमेल होना ही समन्वय होता है। तो पेड़ पौधे में भी कुछ समन्वय होता है और जंतुओं में भी समन्वय होता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय का तो डिफिनेशन देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, वो है बहुकोशिकीय जीवों में। सबसे पहले देखेंगे कि एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है। एक कोशिकीय जीव का जैसे अमीबा पैरामीशियम का पूरा जीव एक ही कोशिका का बना होता है। तो उसमें खाना खाना या बाहर उत्सर्जन करना, अवशोषण करना सभी एक ही कोशिका द्वारा होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में हर एक कार्य करने के लिए अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं, जिस पार्ट के सहयोग से हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं।
अब हम देखेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में किस तरह से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय में पहला रसायन के द्वारा नियंत्रण होगा और दूसरा तंत्रिका तंत्र के द्वारा। रसायन में कौन कौन से रसायन भाग लेंगे और तंत्रिका तंत्र में कौन कौन भाग लेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नियंत्रण जो होगा रसायन के द्वारा, इसमें हार्मोन होते हैं और हार्मोन पेड़ पौधे में भी पाए जाते हैं और मनुष्यों में भी, स्तनधारियों में भी। स्तनधारी में जितने भी स्तनधारी लोग आते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य सभी के अंतर्गत हो जाएंगे और पेड़ पौधे के अंतर्गत आने वाले जितने भी सारे पेड़ होंगे उनके अंतर्गत भी रसायन नियंत्रण के द्वारा होगा। अब हम ये देखेंगे कि रासायनिक नियंत्रण में कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं। तो सबसे पहले इसका पॉइंट देखेंगे कि बोलता है कार्बनिक रसायन में वृद्धि का नियंत्रण करता है। जैसे हम लोग नियंत्रण जब करते हैं तो वृद्धि का नियंत्रण होगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई पेड़ का एक टहनी निकला इधर, जैसे ये टहनी, एक पत्ती निकला, एक पत्ती पूरा बड़ा हो गया और एक पत्ती छोटा रहेगा, ऐसा नहीं होता। सब एक मेंटेन ढंग से यानी सुचारू ढंग से बराबर इक्विवेलेंट वे में रहते हैं। हालांकि जैसे जैसे पौधे विकास करते हैं उनकी टहनियाँ, पत्तियाँ, हर चीज़ विकास करती है, लेकिन किसी भी पेड़ पौधे का ऐसा नहीं होता कि एक ही टहनी पूरा निकल करके और लंबा सर्किल में चलता चला जाए। ऐसा होगा तो पेड़ पौधे अपना बैलेंस नहीं बना पाएंगे और वो गिर जाएंगे। इसके लिए बैलेंस बनाना जरूरी है ताकि चारों तरफ उसका ब्रांचेज निकला हो, चारों तरफ संतुलन अवस्था से उसका विकास हो। ठीक उसी प्रकार जंतुओं में भी संभव होता है। दूसरा है वृद्धि का नियंत्रण, गति। इसमें इसका गति मंद होता है। देखिए, रासायनिक का जो सिक्रेशन होता है यानी स्राव होता है वो मंद गति से होता है। अगर मंद गति से नहीं होगा ना तो ये अगर 25 साल में इंसान 5.5 फीट का हो जाता है तो सोचिए कि 50 साल में वो 10 फीट का हो जाएगा। उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाएगा, पूरा घर का, रहने का सारा व्यवस्था अलग अलग होगा। उसके लिए सोने का व्यवस्था 10 फीट का चौकी बनाना पड़ेगा। जरा सोचिए कितना डिफिकल्ट है। तो इसीलिए एक नियंत्रक द्वारा होता है यानी मंद गति से होता है, यानी एक लिमिट समय तक इंसान बढ़ता है। इंसान के हर एक जीव एक लिमिट समय तक बढ़ता है, उसके बाद वो अस्थायी हो जाता है और होना भी जरूरी है, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार अगर जो सुचारू ढंग से नहीं होगा तो इसमें बहुत डिफिकल्ट होंगे आने वाले समय में। ठीक उसी अनुसार इसमें जो इसका गति जो मंद होता है स्तनधारियों में भी पाया जाता है, पेड़ पौधे में भी पाया जाता है। इधर देखेंगे तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण कैसे होता है, तो ये विद्युत आवेग के रूप में होता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग का हाथ में चींटी काटता है तो इसको कौन समझेगा, हम लोग को तो पता नहीं है, तो तुरंत एहसास होता है ब्रेन में कि चींटी कहीं काट रहा है। तो इसके लिए कौन पहुंचाता है उस तरह की सूचना को, इस तरह की सूचना को पहुंचाने के लिए हम लोग के बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र एक नर्वस के रूप में रहता है। ये तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग जितना स्पीड में करंट फ्लो करता है उस स्पीड में विद्युत आवेग की तरह ये हम लोग के अंदर संवेदना यानी उस सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क उसको इंडिकेट करता है दूसरे हाथ को उसको मारो या हटाओ वहाँ से, क्योंकि बहुत सारा डिफिकल्ट होने लगता है, दर्द महसूस होता है। ये केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। देखिए, स्तनधारी कहने का मतलब खाली यहाँ मनुष्य नहीं है, हर एक जीव आ जाएंगे जो कि अपने बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को दूध पिला करके अपना पालन पोषण करते हैं। समझेंगे पेड़ पौधे में क्या नियंत्रण एवं समन्वय होता है। ऐसे देखिए सामने पेड़ का पौधा का फिगर भी छापा हुआ है। पौधे में जो गति होता है वो बीजों से बाहर निकलता है। देखिए, जब बीज अगर जो उसको अंकुरित करना है तो बीज से बाहर निकालने के लिए उसमें पौधे में गति होना चाहिए, तो बीजों को बाहर निकालने के लिए वही पौधे को गति को दर्शाता है। दूसरा है उद्दीपन की क्रिया, उसमें उद्दीपन की भी क्रिया होती है। तीसरा वृद्धि प्रेरित गति, ये वृद्धि भी करता है, प्रकाश की ओर भी वृद्धि करता है अंकुरित होने के बाद, और जड़ की नीचे की तरफ भी वृद्धि करता है। वृद्धि प्रेरित हो गया। फिर स्पर्श के लिए संवेदनशील, आप छुई मुई पौधा के बारे में सुने होंगे, छुई मुई का पौधा को आप छुएगा तो उसकी पूरा पत्तियां मुरझा जाती है, यानी वो क्या का वृद्धि प्रेरित गति को दर्शाती है। स्पर्श करने पर वो संवेदनशील हो जाती है, तो एक छुई मुई पौधा का उदाहरण होगा स्पर्श गति के लिए संवेदनशील में। अब हम देखेंगे पौधे बाहरी कारकों को समझता है और इसके अनुसार गति प्रदर्शित करता है। देखिए, पौधे बाहरी कारकों को समझता है और इसके अनुसार गति प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या होगा, पौधे बाहरी वातावरण को, ठंडा है, गर्मी है, वर्षा, इन सभी को समझता है और अपने अनुसार वो क्रियाकलाप करता है। जैसे इसमें बोला जा रहा है, देखिए पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एक गमले में लगे पौधे को बंद कमरे में रख देंगे तो उसकी पत्तियां प्रकाश जिधर से आएगी उधर मुड़ जाएगी, यानी उसके अनुसार समझता है और वो गति करता है। अब हम देखेंगे कि किस अनुसार गति करता है। अनुवर्तन गति, देखिए अनुवर्तन किसे कहते हैं, बाहरी कारकों के अनुसार पौधे में होने वाली गति को अनुवर्तन कहते हैं। अब बाहरी कारक कौन कौन से है, ये वायुमंडल बाहरी कारक हो गए, सूर्य का प्रकाश बाहरी कारक हो गए, जल, वायु, CO2, ये सब बाहरी कारक के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रकाशानुवर्तन। अब देखिए पेड़ पौधे के बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है।
प्रकाश अनुवर्तन किसे कहेंगे? तो पेड़ पौधे के वैसा अंग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन। सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश अनुवर्तन में कौन सी चीज वृद्धि करता है। पेड़ पौधे के तना या पत्तियां वाले भाग जो होते हैं वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, यानी लंबाई में वृद्धि करता है, उसी को बोलेंगे प्रकाश अनुवर्तन। इसका डेफिनेशन फिर से सुनिए। पेड़ पौधे के वैसे अंग जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है उसे बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है? जब पेड़ पौधे के वैसे अंग जब प्रकाश के ओर नहीं बल्कि प्रकाश के विपरीत दिशा में, जैसे गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है तो नीचे की ओर कौन वृद्धि करता है? पेड़ पौधे के जड़। तो प्रकाश का वैसा अंग जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करता है उसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अब हम देखेंगे तो कौन सा वृद्धि करेगा? ये जड़ जो है गुरुत्वानुवर्तन की ओर वृद्धि करेगा। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक अनुवर्तन। तो पेड़ पौधे के बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जो रसायन की ओर वृद्धि करता है। जैसे परागकोश से परागकण जब निकलता है तो वो स्टिग्मा पर आने के बाद वो रसायन के द्वारा ही अपने अंडाशय में पहुंचता है और वहाँ बीजांड के पास क्रिया करता है। वो रासायनिक अनुवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे जो सबसे लास्ट है जलानुवर्तन। तो जब पेड़ पौधे के अंग जल की ओर वृद्धि करता है तो उसे बोलते हैं जलानुवर्तन। यहाँ तक हो गया क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। पौधे में समन्वय कुछ रासायनिक हार्मोन के जरिए होता है जिसे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। देखिए पेड़ पौधे में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है तो इनके में तो तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, तो इनको एक रासायनिक हार्मोन के द्वारा होता है जिसको क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो पेड़ पौधे में बहुत सारे वृद्धि या विकास करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए उसमें रसायन पाया जाता है जिसे फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब हम देखेंगे पादप हार्मोन पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। तो पादप हार्मोन जो है पेड़ पौधे के जैविक क्रियाओं के बीच क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। आगे चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे पादप हार्मोन के प्रकार क्या है। तो मेनली रूप से 5 प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं जो आपको क्लास 10th वाले चैप्टर में दिया हुआ है। हालांकि इससे भी ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्लोरोजीन से सब है, लेकिन हम मेनली रूप से यहाँ 5 पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पादप हार्मोन है ऑक्जिन। ऑक्जिन ये पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ये देखिए ये पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाएगा ऑक्जिन। ये पौधे की लंबाई की ओर वृद्धि करता है और ये पेड़ पौधे के ऊपरी भाग यदि काट दिया जाए तो इसकी लंबाई में वृद्धि रुक जाएगा और इसकी ये लंबाई में वृद्धि होने से क्योंकि इसका ऑक्सीजन को जितना भी लेयर है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका और या लंबाई में वृद्धि करता है या मोटाई को रोकता है। वो भी पेड़ पौधा जब लंबाई में वृद्धि करेगा तो मोटाई में वृद्धि नहीं होने देगा उतना, उसके अनुसार यानी जितना लंबाई में वृद्धि होगा मोटाई में उतना भी विकास नहीं करेगा। नेक्स्ट देखेंगे या पौधे के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। पौधे के प्रकाश का मतलब क्या है? यानी जिस तरह से प्रकाश आता है उसी तरह पे विकास करता है। जैसे सूरजमुखी का पौधा किसी भी डायरेक्शन में आप उसको रोकिएगा तो जब बड़ा होगा वो तो उसका जितने भी मुंह है यानी फिगर जो आ जाएगा उसका चेहरा सूर्य की तरफ आ जाता है, यानी वो प्रकाश की ओर दिखाता है वो अपनी वृद्धि को। नेक्स्ट देखेंगे और इसको जो मापा जाता है यानी वृद्धि ऑक्सीजन के द्वारा मापा जाता है वो ऑक्सीनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो पेड़ पौधे में जो लंबाई में वृद्धि करता है ऑक्सीजन हार्मोन उसके मेजरमेंट करने के लिए ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है या उसी में ऑक्सीजन में लगा करके मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे और ये खरपतवार नाशक भी है। जैसे गेहूं और मक्का में जो भी खरपतवार आ जाते हैं उनके नाश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे या बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। जिसमें बीज नहीं पाया तो ऐसे पौधे के उपयोग में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखेंगे दूसरा हार्मोन जो जिबरेलिन्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जिबरेलिन्स के मदद से ही पेड़ पौधे के जो बीज होते हैं बीज का अंकुरण होता है। जब तक जिबरेलिन्स उसमें एक्टिव ना होगा पेड़ जो भी बीज रहेगा बीज में अंकुरण संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका क्या है? या कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन या बीज के अंकुरण में मदद करता है। साइटोकाइनिन बीज की सुसुप्तावस्था को जगाता है। कभी बीज उसको बुआई कर दिए और वो अंकुरित नहीं हो रहा है तो वो जगाने का मेन काम कौन करेगा? साइटोकाइनिन। आप देखेंगे तीसरा जो है साइटोकाइनिन है या कोशिका के विभाजन करता है। कोशिका विभाजन का मतलब क्या? कोशिका द्रव या कोशिका विभाजन यानी कोशिका को मेनली रूप से विभाजन करने का कौन काम करेगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन या भ्रूणपोष एवं जड़ों में पाया जाता है। भ्रूणपोष और जड़ में पाया जाता है कौन? साइटोकाइनिन। उसके बाद जीर्णता को रोकता है। जीर्णता क्या होता है? पेड़ पौधे के पत्तियों को हरा बनाए रखता है साइटोकाइनिन। और ये पेड़ पौधे के पत्ती को जितना ज़्यादा हरा बनाएगा उतना ही ये गिरने से रोकेगा, यानी पेड़ पौधे के पत्तियों को झड़ने से रोकता है कौन? साइटोकाइनिन। एक चीज़ और
साइटो का हम लोग जानते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी से ही शब्द आया है साइटोकाइनिन। तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन कहलाता है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन का मतलब होता है कोशिका विभाजन। तो मेनली रूप से पेड़ पौधे में जो कोशिका का विभाजन होगा वो साइटोकाइनिन के द्वारा होगा। यह वर्णहरित को बनाए रखता है, यानी जितने भी पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को हरा भरा बनाए रखता है। अब चौथा जो पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में वो है एब्सिसिक एसिड। ये बड़ा खतरनाक हार्मोन होता है, मनुष्य पर इसका यूज नहीं करना चाहिए। ये इसको बोलते हैं ABA हार्मोन भी इसको, क्योंकि एब्सिसिक एसिड और ए का मतलब हो गया एसिड। वृद्धि रोधक एवं कार्बनिक यौगिक है। वृद्धि रोधक मतलब क्या? पेड़ पौधे का जो ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन जो पौधे की लंबाई की और विकास मोटाई को जो कर रहा था उसकी वृद्धि को रोक देता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधे के पत्तियों को पेड़ पौधे पर छिड़क देने पर वो पत्तियों को झाड़ देता है। इसके पॉइंट को देख लेंगे, या पौधे पर छिड़कने से पत्तियां झड़ जाती है, या कोशिका विभाजन एवं दीर्घन को रोकता है, कोशिका को विभाजित ही नहीं होने देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। पांचवा जो हार्मोन है उसको बोलते हैं एथिलीन। उसको क्या बोलते हैं? एथिलीन। उस हार्मोन का सूत्र जो होता है C2H4 होता है, इसको ध्यान से रखिएगा। एथिलीन का हार्मोन का सूत्र होता है C2H4। यह गैस के रूप में पाया जाता है। एकमात्र हार्मोन पौधे में पाया जाने वाला जो गैस के रूप में पाया जाता है उसको बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। यह हार्मोन पेड़ पौधे के फल, फूल, बीज, जड़ तथा तना में पाया जाता है। और यह पौधे को जिस समय फल लग जाते हैं उस समय यह एक्टिव हो जाता है और पौधे को यानी फल को पकाने में मदद करता है। अब आप देखिएगा आम तोड़ेगा तो आम से लसा जैसा निकलता है, उस समय वो होता क्या है? वही एथिलीन होता है। हालांकि वो गैस के रूप में होता है, उसको झाड़ करके वो गिरा देते हैं, नहीं तो दाग भी लग जाता है। तो इसके लिए उस तरह के फल को पकाने के लिए, कृत्रिम फल से पकाने के लिए कौन सा यूज करेंगे? एथिलीन। अब हम देखेंगे उतना तो हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि सब फलों को हम कृत्रिम रूप से पकाते रहें। एक दूगो पकेगा, पकने में भी टाइम लगेगा। हालांकि कृत्रिम रूप से पकने वाले जितने भी फल होते हैं वो फल ज़्यादा मीठे लगते हैं और ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन उतना तो टाइम होता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने के लिए पेड़ में अगर तो छोड़ देंगे तो कितने लोग बर्बाद कर देंगे। इसके लिए उसे कच्चे ही तोड़ लिया जाता है और उसे पकाने के लिए एक मानव कृत के द्वारा एक यूज किया जाता है गैस के रूप में। उसका नाम है कार्बाइड। हम लोग मार्केट से कार्बाइड लेते हैं। देखिए ये जो कार्बाइड का जो सूत्र होता है वो C2H2 होता है। ये C2H2 यानी इस फल को पकाने के लिए एक बंद कमरे के रूम में भी डाल देंगे और उसको गैस को छोड़ देंगे तभी पक जाएगा, या कार्बाइड वगैरह ये सब को डाल करके उसको पकाया जाता है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।